हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई। आज हम वही एक्सरसाइज कंटिन्यू करने वाले हैं और एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 आज हमारा चलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देख रहे हैं अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो हमारी वीडियो को खोजने पर। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया है वीडियो का, जो कोई भी वीडियो आपको देखनी हो। टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, उसे सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम चैनल को हमारे। और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस पर हमारी सारी वीडियोस पड़ी है, मैथमेटिक 9th क्लास से भी रिलेटेड और भी अदर टॉपिक्स हमने वहां डिस्कस किए हैं मैथ से जुड़े, जैसे कि नंबर सिस्टम और क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, वहां पर जीके से जुड़े वन्यजीव अभ्यारण्य के भी क्वेश्चंस और प्लेलिस्ट पड़ी है। ठीक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर भी आपको इसकी प्लेलिस्ट एक अलग से सेपरेट बनी हुई दिख जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, अब एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, P अपॉन Q, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप के एक परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। ठीक है, एक से ज्यादा उदाहरण लेने हैं ऐसी संख्या के जो इन्होंने बताई है, और ये किस चीज के उदाहरण है या फिर किस चीज का संकेत दे रहे हैं, ये परिमेय संख्या का संकेत दे रहे हैं। परिमेय संख्या वो संख्याएं होती है जो P अपॉन Q की फॉर्म में होती है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इतना समझ आया। अब ध्यान से देखिएगा, रूप में इन्हें उदाहरण लिखने हैं, यानी कि एक से ज्यादा उदाहरण हमें देने हैं जहां P और Q पूर्णांक है। ठीक है, जहां P और Q एक पूर्णांक है। ठीक है, यानी कि जो P है वो 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आपको, Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को, जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब उभयनिष्ठ गुणनखंड होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। हल उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, देखिए यहां पे उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, ये होता क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर देखिए, अगर मैं मान लू कोई एक संख्या है, एक संख्या है 4 ले लो, 4 ले लो। 4 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होने के लिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड के लिए क्या करना पड़ता है, 4 और 6 ले लो। 4 और 6, 4 और 6 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो सकते हैं, जो 4 को भी काटे, यानी कि 4 को उससे भाग करने पर। ठीक है, 4 को उससे भाग करने पर और 6 को उससे भाग करने पर दोनों का रिमाइंडर क्या है, कुछ भी ना बचे, यानी कि 0 आना चाहिए। तो ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, एक तो 1 है, क्योंकि 1 से जब आप 4 को काटोगे तो कुछ नहीं बचेगा, 6 को काटोगे तब भी रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, एक 2 है। ठीक है, 2 भी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका नहीं है, क्योंकि 3 6 को काट देगा लेकिन 4 को नहीं काटेगा। ठीक है, ना ही इसे 4 फिर 5 फिर 6, फिर कोई संख्या इसे गुना भाग कुछ भी नहीं, मतलब ये इसके क्या है, 1 और 2 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। पर जहां आप देख रहे हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड P अपॉन Q की फॉर्म में, आप इन्हें अगर देख लीजिए तो इनके एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं होने चाहिए थे, पर यहाँ एक और गुणनखंड है, यानी कि ये दो संख्याएं आप P अपॉन Q की फॉर्म में इस क्वेश्चन के मुताबिक तो नहीं लिखेंगे। अब ऐसी संख्याएं ढूंढो जिनका सिर्फ एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, जैसे देखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, पहले संख्या देख लेते हैं। संख्या, ऐसी संख्या हो सकती है 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड
3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? सिर्फ 1 है, सिर्फ 1 है। 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 है। 7 का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 है। ठीक है, 3, 5, 7 और 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड भी सिर्फ 1 है। ठीक है, इन सभी के उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। ठीक है, तो इन संख्याओं का प्रयोग करके हम P/2 की फॉर्म में किसी भी संख्या को ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम 7 और 2 को लेकर देखते हैं। अभी देखिए ये क्या है? ये गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। आप इन्हें उतार सकते हैं। देखिए मैं हट गया हूं, अब आप यहां वीडियो स्टॉप कीजिए और जल्दी से इसे उतार लीजिए। वीडियो स्टॉप कर ली होगी। ठीक है, अब देखिए ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हो चुके हैं। ये ए नहीं, ये उ है। ठीक है, इसे ये ए लिख रहा है, इसे उ कर लो, ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, समझे? अब ये आपने उतार लिया होगा। अब इसे मैं कर देता हूं यहां से रफ, ये रफ हो गया। ठीक है, अब समझते हैं प्रश्न का हल कैसे होगा। सबसे पहले देखते हैं P/Q। P/Q जहां P और Q एक पूर्णांक है। ठीक है, जहां P और Q, जहां Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? सिर्फ 1 है। क्या है? सिर्फ 1 है। P/Q और Q इज नॉट इक्वल टू 0 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। हमने उदाहरण क्या लिए हैं? उदाहरण क्या लिए हैं? जैसे उदाहरण है 7। 7 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 7 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। 7 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। देखिए 7 का उभयनिष्ठ गुणनखंड भी 1 होगा और 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड भी 1 होगा। 7 और 2 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा या 1 होता है। ठीक है, अब 5 और 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? का उभयनिष्ठ गुणनखंड भी 1 होगा। ठीक है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड भी क्या होगा? इन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड भी क्या होगा? 1 होगा। और संख्या ले लेते हैं, जैसे 11 और 13। 11 और 13 का उभयनिष्ठ गुणनखंड भी 1 ही होगा। ठीक है, ये 3 हमने क्या मान लिया? ये 3 जोड़े मान लिए संख्याओं के जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? सिर्फ 1 होगा। कितना होगा? सिर्फ 1 होगा। अब इसी के माध्यम से हम प्रश्न को हल करने वाले हैं। जैसे पहला लेते हैं 7 और 2 का। 7 और 2 का, जैसे 7/2 क्या लिया है? 7/2। अभी से हल करते हैं, क्या आएगा? 2 तिया 6 पॉइंट लगा। अब कितना बच गया था? जब 7 में से 6 गया, बचा कितना? 1 पॉइंट लग गया, 0 3, तो कितना आ गया? 10। और 10 हो गया तो 2 पंजे 10, 3.5। दूसरा करते हैं 5 3, तो 5/3 लिख देता हूं। अब 3 से 5 कितनी बार कटेगा? देखो 5/, ये देख लो, 5/3, तो 3 से 5 कितनी बार कटेगा? 3 एकम 3 पॉइंट लगेगा। कितना हो गया? बचा कितना? 2 बच गया। 2 बच गया फिर पॉइंट लगेगा। 2 बच गया फिर पॉइंट लगेगा। कितना आ गया? 20 हो गया, क्योंकि 0 पड़ेगी। अब 20 हो गया तो 2 छिक 3 छक 18। अब 18 में फिर से 2 बचेगा, फिर से 2 बच जाएगा। जब 20 में से 18 जाएंगे फिर से 2 बच जाएगा। अब 2 में पॉइंट लगा हुआ है, फिर से हम क्या 3 छक 18, 3 छक 18, 18 18 18, ऐसे ऐसे चलते चलते ये आगे को बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये आगे को इस तरह बढ़ता चला जाएगा। देखिए अभी लिख के दिखाता हूं आपको, 1.6666 और ये आगे को ऐसा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है,
आपको दिख रहा है या नहीं, एक बार देख लीजिए दिख रहा है या नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। ये सवाल क्या रहा है, अब इनके देखिए एक के अतिरिक्त कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं थे। अब ये कह रहा है और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। अब देखिए शांत दशमलव प्रसार किसका है, क्या ये शांत दशमलव प्रसार है? नहीं भाई, अशांत दशमलव प्रसार है। और उनमें भी कौन सा अशांत दशमलव प्रसार है? आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, पर ये वाला शांत दशमलव प्रसार है। तो ये वाला जो एग्जांपल है, फर्स्ट वाला एग्जांपल, 2 वाला एग्जांपल हमारा गलत हो गया इस लाइन के मुताबिक। ठीक है, पर फर्स्ट वाला एग्जांपल हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि P को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? कि P को देखिए, P ये है और Q ये नीचे वाला है। ठीक है, अंश P है, Q हर है। ठीक है, अंश P है, Q हर है। अब जल्दी से नोट कर लीजिए क्योंकि अब ये रफ होने वाला है। ठीक है, ठीक है, इन सभी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा या नहीं? ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। अब यहां से मैं इसे रफ कर देता हूं, ये रफ हो गया। अब आपको लिखना है 7 2। ठीक है, ये वाली संख्या 7 और 2, फिर कौन कौन सी मैंने बताई थी? 7 2 बताई थी, और लिख लो जैसे 11 5 11 5। ठीक है, इन दोनों, ये दोनों संख्याएं ले लो। तो ऐसे लिखते हैं, इन दोनों संख्याओं, ये संख्या लिखी है। ठीक है, का प्रसार शांत दशमलव प्रसार है, प्रसार है। अब ये वाला शांत दशमलव प्रसार कैसे है? देखो, 5 से अगर मैं 11 को भाग दूंगा, 5 से अगर मैं 11 को भाग दूं तो 5 दूनी 10, बच जाएगा 1 के आगे फिर मैं पॉइंट लगाऊंगा तो कितना? 5 दूनी 10, फिर पॉइंट लगेगा, फिर यहाँ पर 1 के आगे 0 बढ़ेगी, 5 पंजे वो 5 दूनी 10, फिर से 10 चलेगा तो 2.2 पे ये जाकर रुक जाएगी। इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा मतलब कहीं भी आगे नहीं चलेगा इसका पहाड़ा। ठीक है, इतना समझ में आया? ये तो उदाहरण है, यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा गुणनखंड कैसे होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? समझे? मतलब 2 से ये कट रहा है तो फिर भी पूरा काट देगा ये। ठीक है, और इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड भी क्या है? 1 है, जो कि इन्हें पूर्णतः भाग दे रहे हैं, 0 बना रहे हैं। अब देखते हैं जो 7 है, मान लीजिए 11 और 5, 11 और 5 का गुणनखंड, का गुणनखंड, गुणनखंड, गुणनखंड कैसा है? शांत है। कैसा है? शांत है। 11 और 5 दोनों ही संख्याओं का गुणनखंड कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। और किसका? 7 और 2 दोनों ही संख्याओं का गुणनखंड कैसा है? गुणनखंड, गुणनखंड कैसा है इनका भी? शांत है। इन दोनों संख्याओं का, यानी कि इन चारों संख्याओं का गुणनखंड कैसा है? शांत दशमलव प्रसार आ रहा है एक दूसरे से जब इनकी भाग दी जाती है, गुणा भाग दी जाती है। ठीक है, समझ में आया? इतना समझ में आया? अब लिखते हैं इनकी थ्योरी, लिखते हैं इसकी थ्योरी, लिखते हैं, इस वाले को हटा दे रहे हैं, इसकी थ्योरी लिखते हैं। हर, लिखते हैं हर को। देखिए हर क्या होता है और अंश क्या होता है। ठीक है, हर क्या होता है, अंश क्या होता है। अगर मैं मान लू 10/5 है तो जो ये ऊपर वाला होता है ये अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। ठीक है, समझ में आया? ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। आगे बढ़ते हैं सवाल में। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है हर क्यू में 2 और 5, वो सॉरी 11 और 5 क्या है? हर क्यू में। ध्यान रखना, क्यू, क्यू क्या होता है?
अगर मैं 11/5 ऐसे लिख दूं तो क्यों है 5? ठीक है, 11 और 5 दोनों ही किसमें है? दोनों ही किसके? एक, इनका दोनों का ही उभयनिष्ठ गुणनखंड भी एक है। दोनों का ही गुणनखंड क्या है? एक है। ठीक है, और अतः इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है। देखिए, इन संख्याओं का गुणनखंड या फिर कहूं उभयनिष्ठ गुणनखंड, इन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहां को लिख दे रहा हूं। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? गुणनखंड क्या है? सिर्फ एक है, और इन दोनों का गुणनखंड शांत दशमलव प्रसार है। यह है शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, यह क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। जल्दी से आप इसे उतार लीजिए, जल्दी से उतारिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर इसका उत्तर हो गया है, ये लीजिए। यहां पर इसे मैं ऐसे ये कर दे रहा हूं। ठीक है, यहां से इसका ये हो गया। ठीक है, ये इसकी समरी है, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, समरी इधर लिखी है, एग्जांपल्स इधर लिखे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल्दी से वीडियो स्टॉप कीजिए और उतार लीजिए। उतार लिया होगा? ठीक है, अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ऐसी तीन संख्याएं लिखिए। ऐसी तीन संख्याएं लिखिए। ऐसी तीन, ये तीन लिखा है। ठीक है, तीन। ठीक है, तीन संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो। जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो। ठीक है, ये प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। हम ऐसे प्रश्न करके ही आए हैं। सबसे पहले इसका हल किस प्रकार होगा, ध्यान से देखिएगा। इसका हल किस प्रकार होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अनवासानी। पहली बात, अनवासानी होता क्या है? अनवासानी ठीक है, अनवासानी का मतलब होता है, अनवासानी का मतलब शांत और अशांत। बताइए, आपके पास ऑप्शन है, शांत होगा या अशांत होगा? शांत होगा या अशांत होगा? बिल्कुल सही, अशांत। अनवासानी का मतलब है अशांत। कैसा प्रसार मांग रहा है? अशांत आवर्ती हो। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ऐसा प्रसार जो अशांत आवर्ती हो। अब जो अशांत होते हैं, अशांत आवर्ती कौन से होते हैं? अशांत के आवर्ती। आप मान लीजिए आवर्ती कौन से होंगे? जो बार बार आए, 7 7 7 7 7। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? मैं 0.7 के ऊपर बार ऐसे लगाकर इसे दर्शा सकता हूं। ठीक है, इससे क्या होगा? ये इसका एग्जाम्पल हो गया है। मैं एक और एग्जाम्पल, जैसे ये पहला एग्जाम्पल हो गया, मैं दूसरा एग्जाम्पल ऐसे दे दूंगा 0.494949 डैश 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 ऐसे चलता जाएगा। और मैं इसे लिख सकता हूं 0
0.49 के ऊपर बार। ठीक है, बार का मतलब ये होता है कि ये संख्या बार बार यहाँ पर रिपीट होती जाएगी और इसी संख्या को बार बार यहाँ पर रिपीट करना है। तो ये दो एग्जांपल्स, यहाँ 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार शांत हो। अब देखिए इस संख्या, इन दशमलव प्रसार तो मैंने बता दिए पर ये संख्याएं नहीं बताई मैंने। ठीक है, यहां संख्याएं देनी है। तो ये तो मैंने आपको इसके एग्जाम्पल दिए हैं कि अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार के एग्जाम्पल क्या होंगे। अब असली संख्याएं लिखते हैं। अब असली संख्याएं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब असली संख्याएं लिखेंगे। असली संख्या कैसी होगी? जैसे अनवसानी आवर्ती प्रसार का क्या होगा? असली संख्याएं, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। तो एक हो सकता है 0.59555955595। ठीक है, इस तरह से ये चलते चलते ये हमारी कौन सी संख्या हो गई? ये हमारी पहली अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार की संख्या हो गई। ठीक है, समझ में आया? ये हमारी पहली हो गई। हम इसे कैसे देख सकते हैं? देखिए 5 संख्या यहाँ रिपीट हुई तो 5 संख्या यहाँ, देखिए 5 9 5 यहाँ रिपीट हुआ, 5 9 5 यहाँ, 5 9 5 यहाँ। ठीक है, ऐसी चलती चलती ये इंफिनिटी तक मतलब चलती ही जाएगी भाई साहब। ठीक है, ये चलती ही जाएगी। ठीक है, अगला इसका एग्जाम्पल देख लो। अगली संख्या हो सकती है 0 पॉइंट कुछ भी, मतलब देखिए 4 9 4 5, फिर 4 9 4 5, फिर 4 9 4 5। ये देखिए पहले 4 संख्याएं यहां से रिपीट होती हुई चली जा रही है इंफिनिटी तक चली ही जा रही है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल आप खुद से लिखे, आपका दिमाग जहां चल रहा है वहां से लिखे। ठीक है, अब तक आपने अपनी कॉपी में तीसरा एग्जाम्पल लिख लिया होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं तीसरी संख्या 5 5 5 5। ठीक है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये चलती चली जाएगी इंफिनिटी तक। ये क्वेश्चन हमारा हो गया हल। अब हम इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न 8 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 8 कह रहा है परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है परिमेय संख्याओं, परिमेय प्रश्न नंबर 8 कह रहा है परिमेय संख्याओं 7.5/7 और 9/11। 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग के बीच की 3 अलग अलग क्या फाइंड करनी है? परिमेय अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। अगर आपको अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है? अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले लिखते हैं हल। हल कैसे? 5 और 7, 5.7 लिखे, 5/7 और 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परिमेय संख्याओं को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ये 2 संख्याएं हैं,
ये दो संख्याएं हैं जो कि परिमेय संख्याएं हैं। अब इनके बीच में ये दो संख्याएं कैसी है? परिमेय। परिमेय परिमेय संख्याएं हैं। अब परिमेय संख्याएं के बीच तीन अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें भाग विधि का प्रयोग करते हैं। भाग देंगे, तो सबसे पहले भाग देंगे। 7/5 है तो 7 से 5 को भाग देते हैं। अब चलेगी नहीं पहाड़ा तो 0 लगाकर, हम यहाँ पॉइंट लगाकर 0 पॉइंट लगाकर ये चल जाएगा पहाड़ा हमारा। ये हो गया 50। तो अब सत्ते चलाएंगे। 7 7 49, कितना बच जाएगा? 1 पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतर जाएगा। 7 एकम 7, कितना बच जाएगा? 3 है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतर जाएगा। 7 चौक 28, 28 है, बच जाएगा कितना? 2। 7 से 2 तो ये हो जाएगा 20। 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14, कितना बच जाएगा? 6 बच गया है। अब आपके पास 6 बचा है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतार लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, आपने 0 उतार लिया है, 60 हो चुका है। तो 60 के लिए आप क्या चलाएंगे? 7 अट्ठे कितना होता है? 56। 7 8 जा 56, ठीक है? 56, ठीक है। अब इसे घटाइए। 56 को कैसे घटाएंगे? इसमें से इसे घटा दीजिए। 60 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बच जाएगा। ये हो गया 40। फिर पंजे कितना हो जाएगा? 35 बचेगा कितना? 50। 5 के बाद फिर 50 हो जाएगा। 50, अब ध्यान से देखिएगा, 50 हो चुका है यहाँ, तो अब की बार भी 7 चल जाएगा। 7 चलेगा तो 49 हो जाएगा। अब 1 बच जाएगा। 1 बच गया है, 10 हो गया। ये पॉइंट लगा हुआ है, 10 हो जाएगा। अब 10 हो गया तो 7 एकम 7 चल जाएगा। और कितना बच जाएगा? यहां तक ही रहने देते हैं, ठीक है? इसे यहां तक ही रहने देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो गया? 7, ये पूरा हो चुका है। अब यहां से देखिए, 7 1 4 2 8 5, 7 1 4 2 8 5 आ चुके हैं। और 7 1 दोबारा से यहाँ पर रिपीट हो चुका है, ठीक है? अब पूछा क्या था? परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। क्या संख्या ज्ञात करनी है? अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। हमने पहले का गुणनखंड कर लिया है, ऐसे ही चलता चला जाएगा दोबारा। 7 1 के बाद क्या आएगा? 4 2 8 5, फिर 7 1 4 2 8 5, ऐसे ही ये आगे को बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। अब हमें ये वाला हमने कर लिया, ये हमने कर लिया हल, ठीक है? अब हमें 9/11 को भी हल कर लेना है। 9/11, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इनको भी भाग देनी होगी। इनको भी भाग देते हैं। 9/11 था तो 11 से 9 को भाग दे देते हैं। 0 लगा के पॉइंट उतार लेंगे। इसका मतलब क्या है? 11 से 9, ठीक है? 9 नहीं कटेगा, 9 छोटा है तो पॉइंट लगा, 0 उतार कर 90 हो गया है ये। अब 90 बड़ा हो चुका है। अब ध्यान से देखिए, किस पे पहाड़ा चलाऊं जो या तो इसके बराबर आ जाए या इससे छोटा आ जाए। 90 से तो 11 8 88, कितना बच गया? 2 बच गया। अब 2 बच गया, ये हो गया 20, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 उतार ली। अब 11 का पहाड़ा किस पे चलाऊं जो ये 20 से कम हो जाए? एक, क्योंकि 2 जन चलाऊंगा तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर 9 आ जाएगा। यहाँ अब जब 9 आ चुका है तो 11 से 9 आ गया है। अब ये फिर से 90 हो जाएगा। 90 हो गया है 8, फिर आ जाएगा कितना? 88, कितना बचेगा? 2, 0 उतर जाएगी 1, कितना आ जाएगा? 11, फिर कितना आ जाएगा? 9। ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। देखिए ध्यान से, 81 आया, फिर 81 आया, ऐसे ही ये चलता चला जाएगा। दोनों संख्याएं कैसी आई है? ध्यान से देखिए, दोनों संख्याएं कैसी आई है? अशांत आई है, ठीक है? दोनों संख्याएं अशांत आई है। पहली बात तो दोनों के उत्तर कैसे आए हैं? भाग करके अशांत आए हैं, ठीक है? मतलब चलते ही चले जाएंगे इंफिनिटी तक, ठीक है? अब ध्यान से देखिएगा, अशांत जो संख्याएं आई है, ठीक है? अशांत कैसी है? ये वाली कैसी है? आवर्ती है। अशांत की आवर्ती है। और ये कैसी है? अनावर्ती है। कैसे पता चला? आवर्ती क्या होती है? जो बार बार रिपीट हो। 81 बार बार रिपीट हो रहा है, पर यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो ये भी आवर्ती हो गई, ठीक है? ध्यान से, मैं भूल गया था, ठीक है? तो 7 1 4 2 8 5,
फिर आ गया 7 1 4 2 8 5, ठीक है, बार बार रिपीट हो रही है, तो इससे क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें मैं क्या लगा सकता हूँ, यहाँ पर एक बार भी लगा सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको क्या दे रहा हूँ, ये हमारा हल है, ठीक है, ये हो गया। अब इतना जब आपने कर लिया है, इतना जब आपने कर ही लिया है, तो अब आगे देखेंगे। अब ध्यान से देखना, इसे मैं हटा देता हूं, बस इनको लगा रहने देता हूं, ये आप उतार लेना, ठीक है। ये क्या है, पहली संख्या, यानी कि 5/7, 5/7 बराबर आया 0.81 डैश डैश इंफिनिटी। ये मेरा बराबर आया किसके, 7/5 के। अब मुझे 9/11 इसके बराबर आया 0.7142 71428 5, फिर 71428 यहाँ में बार लगा के डैश डैश करके इंफिनिटी कर देता हूँ, ठीक है। ये डैश भी नहीं लगाते हैं, इंफिनिटी या बार, बस खाली बार, ठीक है। हमने बार लगा दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये दो संख्याएं आ चुकी हैं। ये कैसी संख्याएं हैं, अशांत की आवर्ती दशमलव प्रसार की संख्याएं हैं। अब आगे लिखते हैं, अब आगे क्या लिखेंगे, 5/7 और 9/11 के बीच की कितनी, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या, 3 अलग अलग, देखिए इस साइन का मतलब होता है, इसे दोबारा लिख लो, ठीक है, अलग अलग अपरिमेय संख्या, ये मैं लिख ही देता हूं, अलग अलग अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होगी, ध्यान से देखिएगा। पहले हम लिख लेते हैं 0.8181, ठीक है, या तो 81 के ऊपर बार भी ला सकता है यहाँ पर, ठीक है, हम सिर्फ ऐसा लिख लेते हैं, और ये डैश 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 करके इंफिनिटी। और दूसरी संख्या क्या है हमारी, 0.714285, ठीक है। आप इस संख्या और इस संख्याओं को देख सकते हैं। इसमें क्या करना है, आपको दो संख्याएं कॉमन लेनी है। क्या दो संख्याएं, मान लीजिए एक 17 एक 81, ठीक है, एक 17 एक 81, जैसे आप मान सकते हैं इन दोनों के बीच, इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में आप क्या मान सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन। यहां पर अगर आप नोट्स भी बना रहे हैं तो भी कंफ्यूज हो सकते हैं, और अगर नहीं बना रहे हैं तो बिल्कुल ही कंफ्यूज होना आपका बनता है, कोई आपसे पूछने लगे तो। अब मैं इसे यहां से रफ कर देता हूं, ये लीजिए डस्टर छोड़ो, ठीक है। अब देखिए 81 डैश डैश करके 0 पॉइंट है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जो ये आया है ये क्या है, ध्यान से देखिए, ये आया है और एक लिख दीजिए 0.714, इसमें ये नहीं लगाते, इसमें बार लगाते, ठीक है। अब इनके बीच की संख्याएं फाइंड करनी है। क्या इनके बीच की संख्याएं फाइंड करनी है, इनके बीच की संख्याएं, यहां पर मिस्टेक मत करना, यहां अलग हो गए थे, मैंने ये दोबारा सही लिख दिए हैं। अब ध्यान से देखना, इसके बीच की संख्याएं पूछी है, तो मैं इस 8 1 का मेरे पास कोई मतलब नहीं बनता, इस 8 1 को मैं हटा देता हूं, ये लो, ये 8 1 हट गए।
अब मुझे सिर्फ इसके और इसके बीच की संख्याएं फाइंड करनी है, बीच की पूछी है, ठीक है, बीच की कैसे, इसके बीच की और इसके बीच की। देखो 71 से 81 बड़ा है, क्योंकि जब दशमलव में चलते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, दशमलव में जब चलते हैं तो 0 पॉइंट, जैसे मेरे पास 7 है और एक है मेरे पास 0.072, तो इसमें बड़ा कौन सा है, एक है 0.72, एक है 0.072, तो इसमें बड़ा है 0.72। देखो 0 0 के बराबर हो गया। यहां पर ऐसे देखेंगे राइट हैंड की तरफ को, तो 0 और 72, तो 0 से 7 क्या है, बड़ा है, 7 बड़ा है, तो ठीक है, तो ये वाला ही संख्या बड़ी होगी। इसी तरह 81, जो ये वाली संख्या है ना, ये हमेशा इस वाली संख्या से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। यानी कि मैं मान सकता हूं कि अगर 71 और 81 के बीच में मुझे 3 फाइंड करनी है परिमेय संख्या, 71 और 81, तो मैं 71 के बाद क्या होगा, 72, क्योंकि इसके बीच की पूछी है, और 71 वाला जो संख्या है, जो हमारी संख्या लिखी हुई है, वो छोटी है। कैसी है, छोटी है। अब यहां देखिए 7 सही है, ठीक है, 71 वाली संख्या छोटी है। अब जो संख्या छोटी होती है उसके मध्य और बीच वाली के मध्य जो बड़ी होती है, जैसे 71 और 81, तो इसके बीच की 3 क्या हो सकती है, जैसे 74 हो सकती है, 75 हो सकती है और 80 भी हो सकती है, ठीक है। इनके बीच की 3 संख्या ये हो सकती है, ठीक है, छोटी संख्या है। तो इसी हिसाब से ले लेते हैं, जैसे 0.74 ले लेते हैं। सबसे पहले 74 के बाद हमें क्या लिखना है, 4 2 8 5, क्या लिखना है, 4 2 8 5, कैसे। और उसके बाद अगर हमें इसे आगे भी बढ़ाना है ना, अगर हमें इसे आगे बढ़ाना है, जैसे मैं सिर्फ 74 ले लेता हूं, 0.74, क्योंकि 2 संख्याओं के बीच हम ले रहे हैं 81 और 71, ठीक है। इन्हें मैं बाकी सबको हटा देता हूं यहां से, ये तो चलते ही जाएंगे, ठीक है। ये देखिए अब यहां से 74 आ गया, तो आगे क्या आएगा, 0.74, फिर आगे क्या आएगा, 2 0 लग जाएगी, फिर 74 आएगा, फिर आगे क्या आएगा, 3 0 लग जाएगी, फिर 74 आएगा। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, चलता चला जाएगा। ये पहली संख्या हो गई जो हमने सीखी है, प्रश्न नंबर 8 से हमने इसे हल करके दिया है। दूसरी संख्या 75 वाली देख लेते हैं, 0.75, फिर 0.75, फिर 0.075, फिर 0.0075, ठीक है। इस तरह एक संख्या ये हो गई, ठीक है। और तीसरी संख्या हमारी क्या होगी, 80, 0.80, 0.80, 0.080 और 0.0080, ठीक है। इसकी जगह आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको 3 संख्याएं करवा दी है, ये यहां तक ऐसे चलती चली जाएगी। ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 8 भी हल हो चुका है। अब हल हो चुका है, ये मैं रख कर देता हूं, जल्दी से सॉल्यूशन उतार लीजिए। मैं हट चुका हूं, पोज कर दिया है, पोज कर दिया होगा आपने, है ना, ठीक है, उतार लिए, सही है। अब दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हैं, बेल आइकन कॉल कर लीजिए, जिससे आपको हमारे से जुड़ी सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।